हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रकाश गढ़िया। सो वेलकम टू माय चैनल। तो बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, आई थिंक माय स्क्रीन इज या या माय स्क्रीन इज विजिबल। या आई थिंक इट्स विजिबल। तो बेसिकली हम सबसे पहले एक बार वॉक थ्रू करते हैं कि हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट से शुरू कर रहे हैं। उसके बाद हम एचटीएमएल के कुछ पार्ट करेंगे, कुछ बेसिक्स बिगिनर टू एडवांस तक, और एक सीएसएस का। उसके बाद हम दोबारा से जावास्क्रिप्ट में आएंगे, जो जावास्क्रिप्ट के कोर कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के हिसाब से। और उसके बाद फिर हम रिएक्ट में जंप करेंगे, फिर अपने बैकएंड में जंप करेंगे। तो इस तरीके से हमारा वॉक थ्रू होगा हमारी पूरी वीडियोस में। लेकिन आज की वीडियो में स्पेसिफिकली हम जावास्क्रिप्ट के बेसिक चीजें कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, सॉरी फॉर दैट, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, वैसे लेट से और कौन से, ये हम आज देखेंगे कि कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। दूसरे में ये देखेंगे। तीसरे में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, कौन कौन से रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, ये हम देखेंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस, इफ एल्स कंडीशन, ये हम देखेंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्विच केस क्या होता है, स्विच केस को कैसे हम लिखते हैं इफ एल्स की जगह। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि हम बहुत इफ एल्स लिख दिए, लेकिन मैं वो चाहता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्विच केस में कन्वर्ट करना उसको। तो स्विच केस में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उस चीज को, वो भी हम आज देखेंगे। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स देखेंगे, एंड और ऑपरेटर्स, ये हमने देख लिया। उसके बाद हम लूप्स देखेंगे, फॉर लूप और व्हाइल लूप। ये चीजें हम आज पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे कैसे हमें देखना है हर एक चीजें। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसे रन करता है और ये चीजें हैं इसकी। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि इसका आउटपुट क्या होगा, और अगर मैं आउटपुट बता भी देता हूं तो आप बताओगे कि ये कैसे रन कर रहा है, कैसे ये कोड रन कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। उसको हम बोलते हैं ड्राई रन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट से। मैंने यहाँ पे कुछ कंपाइलर खोल रखे हैं जावास्क्रिप्ट में। कंपाइलर क्या करते हैं, हमारा जो कोड लिखा होता है वो कंपाइल करते हैं और उसको रन करते हैं जावास्क्रिप्ट। जैसे मैंने ये खोला कंपाइलर, वन कंपाइलर, ये क्या कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड लिखा है। तो मैंने जैसे यहाँ पे वेट फॉर अ सेकंड, जैसे ही मैंने यहाँ पे रन करा तो ये आ गया हेलो वर्ल्ड। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू माय चैनल। ओके, एंड मैं रन करता हूँ तो ये आ गया वेलकम टू माय चैनल। ये क्या है, कंपाइलर है अलग अलग। जैसे बहुत सारे जावास्क्रिप्ट कंपाइलर मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे भी चलो मैं कंसोल डॉट लॉग में वेलकम, ये मैंने लिख दिया, ये आगे, और ये टी आगे से आ गया था। लेट मी रिमूव दैट एंड देन वेलकम। तो ये कुछ जावास्क्रिप्ट कंपाइलर्स है। जैसे एक ये वन कंपाइलर हो गया, एक ये हो गया जावास्क्रिप्ट ऑनलाइन कंपाइलर प्रोग्रामिज का, और कुछ कुछ कंपाइलर और हैं। जैसे एक ये रेपलेट हो गया, ये रेपलेट जो मैंने खोला है आपके सामने, ये रेपलेट है। ये भी एक जावास्क्रिप्ट कंपाइलर। ये अलग अलग कंपाइलर है, लेकिन हम अपने स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर इसको हमने बना लिया है अपने कोड रन करवा। आप किसी में भी कोड रन करवा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है आप ये रेपलेट में ही करवाएं। ये आप वीएस कोड से भी करवा सकते हैं, कोड ही रन तो करवाना है आपने। आप ब्राउजर में भी कोड रन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम स्टेप बाय स्टेप हमने देख लिए कि कुछ कंपाइलर है हमारे पास। तो अपना जो कोड अभी मैं लिखूंगा और जो मैं रन करवाऊंगा, ये हमारा कंपाइलर में रन करेगा। और हम इसके कोड जो चेक करेंगे, जैसे हम आउटपुट जो चेक करेंगे, ये कंपाइलर जो है हमारा आउटपुट देता है जैसे हम कोड रन कर रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग क्या है, कंसोल डॉट लॉग है जैसे हम किसी भी चीज को हमें प्रिंट करवाना है तो हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखेंगे वो चीज। जैसे मैंने यहाँ वेलकम प्रिंट करवाना था तो मैंने कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखा वेलकम।
जैसे सेम कंपाइलर यहाँ पे भी है, कंपाइलर में मैंने यहाँ console.log वेलकम टू माय चैनल लिखा, तो यहाँ पे आउटपुट पे क्या है, वेलकम टू माय चैनल। अगर मुझे मान लो मेरा नाम प्रिंट करवाना है, मैं चाहता हूँ मैं अपना नाम प्रिंट करवाऊँ प्रकाश गढ़िया, तो मैं क्या बोलूंगा, console.log और ये स्मॉल ब्रैकेट console.log के बाद ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी इस स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं या हम जो भी लिखते हैं यहाँ पे इसके अंदर, वो हमारा प्रिंट हो जाता है। ठीक है, ये आप समझ गए। तो अब मैं कुछ कंपाइलर्स हटा देता हूँ, अभी मेरे को इनकी जरूरत नहीं है, मैं आता हूँ सिर्फ एक कंपाइलर में जो हमारा है रेफलेट। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट में हमने देख लिया कंपाइलर। उसके बाद सेकंड स्टेप हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट में कैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, व्हाट इज वेरिएबल्स। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा इन अ प्रोग्रामिंग। वेरिएबल्स क्या है, जिनको हम स्टोर कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट मींस चेंज कर सकते हैं डाटा को इन अ प्रोग्राम में। जैसे मान लीजिए हमारे पास हमें कुछ स्टोर करके रखना है, वो हम कहाँ स्टोर करके रखेंगे, किसी वेरिएबल में तो स्टोर करके रखेंगे। मान लीजिए आपको आपके पास 10 रुपए हैं, तो आपने वो कहीं स्टोर करके रखना है, तो आप कहीं ना कहीं पे तो रखेंगे, मान लीजिए अपने पर्स में रख रहे हैं। तो वैसे ही जो प्रोग्रामिंग में होता है, प्रोग्रामिंग में अगर आपको कोई भी चीज स्टोर करके रखनी है, सॉरी, कहीं पे भी आपको कोई चीज स्टोर करके रखनी है, तो आप कहाँ स्टोर करके रखेंगे, किसी वेरिएबल्स में स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स आते हैं होते हैं वो क्या काम आते हैं, स्टोर द किसी की वैल्यू को स्टोर करने के काम आते हैं। और ये वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कर सकते हैं 3 प्रकार से जावास्क्रिप्ट में, वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, वेर, लेट एंड कॉन्स्ट, 3 प्रकार से हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। किस किस से, दोबारा मेरे साथ बोलिए, वेर, लेट एंड कॉन्स्ट, 3 प्रकार से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हम वेर, और जो सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन डिक्लेयर का प्रोसेस था वो वेर से ही था। लेट एंड कॉन्स्ट तो बाद में आए हैं, अभी हाल ही में 2015 के अराउंड, 15-16 के अराउंड ये लेट और कॉन्स्ट जो हमारा इसमें जावास्क्रिप्ट जो ES6 मॉड्यूल आया है, जैसे भी आ रहा है, तो जावास्क्रिप्ट जो मॉड्यूल आया है उसके बाद हमारा जो ES6 आया है उसमें जो हमारा लेटर कॉन्स्ट आया है। पहले हमारे पास सिर्फ वेर था, हम डिक्लेयर सिर्फ पहले से एक ही तरीके से कर सकते थे, वेर से। लेकिन अब हमारे पास 3 तरीके हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। दोबारा बोलिए, वेरिएबल डिक्लेयर करने के कितने तरीके हैं हमारे पास, 3 तरीके हैं। कौन कौन से, वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। इससे क्या होगा, हमारे वेरिएबल डिक्लेयर होंगे। अब हम जाते हैं वन बाय वन। मान लीजिए हमने लिखा वेर, मुझे चलो फ्रूट स्टोर करने हैं। मैं एक फ्रूट लाया, तो मैंने स्टोर कर दिया वेर फ्रूट इक्वल टू मैंगो, मान लीजिए MANGO। अब ये क्या है, ठीक है, ये है, मैंने क्या करा, एक ये मैंगो को स्टोर कर दिया एक वेरिएबल के अंदर। ये है वेरिएबल, मैंने फ्रूट में स्टोर कर दिया मैंगो। मैंने बोला अच्छा इसमें स्टोर कर दिया मैंने, अब मेरे पास मैंगो था तो मैंने मैंगो डाल दिया। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए हैं, तो मैंने 10 रुपए ही डाल दिए पर्स में। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास यहाँ फ्रूट में था मैंगो, तो वो मैंने स्टोर कर लिया फ्रूट्स में। अब ये देखिए कि जावास्क्रिप्ट इसको देखता कैसे है। जावास्क्रिप्ट ये बोलता है, ये इस लाइन पे ये वेरिएबल डिक्लेयर भी हो गया और असाइन भी हो गया। मींस डिक्लेयर भी हो गया और असाइन भी हो गया मींस, लेट मी टेल यू, वेट फॉर अ सेकेंड, या मैं एक पेन ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है, हाँ यहाँ पे ये देखिए, इस वाली लाइन पे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो है मैंगो, ये इस लाइन पे डिक्लेयर भी हो गया और असाइन भी हो गया। डिक्लेयर एंड असाइन मींस, देखो जब भी एक लाइन लिखी है, मानने हमने ये वाली लाइन लिखी है y = 10, तो जावास्क्रिप्ट इंटरनली क्या करता है कि यहाँ पे छोड़ दीजिए, एक मिनट, ओके, पहले इसको मैं रिमूव कर लूँ, वेट फॉर अ सेकेंड। रिमूव का कहाँ है, क्लियर, क्लियर ऑल ड्राइंग, या ठीक है, इसको हटा दीजिए। तो देखो
हमने क्या बोला, इस लाइन पे मेरा वेरिएबल डिक्लेयर भी हो गया, असाइन भी हो गया। कैसे हुआ डिक्लेयर और असाइन? तो जावास्क्रिप्ट जब ये लाइन ऑफ कोड पढ़ता है तो ये इसको कैसे सेग्रीगेट करता है, कैसे अलग करता है, ये बोलता है हमने क्या कर लिया, हमने बोला ये ऐसा ऐसा सोचेगा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट सोचेगा मैंने पहली लाइन पे ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, दूसरी लाइन पे इसको मैंने असाइन कर दिया। ये क्या है, कंट्रोल सी, ये जावास्क्रिप्ट ने सोचा ये मैंने डिक्लेयर कर दिया, और फिर यहाँ पे सोचेगा ये मैंने असाइन कर दिया। ऐसा जावास्क्रिप्ट इंटरनली सोचता है। अगर मैंने ये लाइन लिखी है तो जावास्क्रिप्ट ये दोनों लाइन ऊपर की, ये दोनों लाइन ये ऑटोमेटिकली सोच लेगा कि ऐसा लिख है ये। तो अगर ये लाइन कभी भी लिखी है ऐसा, अगर कोई वेरिएबल के आगे, कोई वेरिएबल में कोई चीज स्टोर करके रखी है, तो उसका मतलब वेरिएबल डिक्लेयर भी हो गया और असाइन भी हो गया। लेट मी रिपीट दैट, अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू हमने दे दी है, जैसे यहाँ पे हमने वेर फ्रूट इक्वल टू मैंगो दे दिया है, तो इसका मतलब, सॉरी, फ्रूट जो है डिक्लेयर भी हो गया है एंड असाइन भी हो गया है। जावास्क्रिप्ट इंटरनली इसको कैसे तोड़ता है, पहले ये डिक्लेयर करता है किसी वेरिएबल को, उसके बाद इसको असाइन कर देता है, जो इस लाइन पे हुआ है। ये जावास्क्रिप्ट इंटरनली सोचता है कि हाँ मैंने डिक्लेयर कर दिया और असाइन कर दिया, जब मैंने ये सेम चीज लिखी होगी ऐसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर भी हो गया और असाइन भी हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने वेर, अब बताइए आप, अगर जावास्क्रिप्ट कहीं भी ये कोड देखेगा वेर y इक्वल टू 10, तो इंटरनली क्या सोचेगा, ये बोलेगा हाँ मेरा वेरिएबल डिक्लेयर भी हो गया और असाइन भी हो गया। डिक्लेयर, अब ये सोचेगा वेर y डिक्लेयर हो गया, y इक्वल टू 10 असाइन हो गया किसी को, ठीक है। अब देखो कहीं पे मान लो ये लिखा है सर x इक्वल टू वेर इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब वेरिएबल अभी तक सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, असाइन नहीं हुआ है। अगर मेरा कोड कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है वेर एक्स, मतलब वेर एक्स है, मैंने वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर करा है, अभी मैंने उसको कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। तो स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी है, उसके बाद में कभी भी अब जब मेरा मन होगा तब मैं एक्स को 5 दे सकता हूं। समझ में आ रहा है? एक चीज ये है जहां पे हम सेम ही लाइन पे डिक्लेयर भी कर दे रहे हैं और असाइन भी कर दे रहे हैं, इसी लाइन पे डिक्लेयर, अगर मैं ये चीज यहाँ पे चिपका दूं तो ये इसी लाइन पे क्या हो गया, डिक्लेयर भी हो गया और असाइन भी हो गया, हो गया। अगर मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे, तो जावास्क्रिप्ट इसको पढ़ेगा कि हाँ मेरा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, लेकिन इसको अभी कोई वैल्यू नहीं मिली है। जब मैं इसको वैल्यू दूंगा तो ये बोलेगा हाँ अब इस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन हो गई है। अब मैं यहाँ पे अगर कंसोल करूंगा तो ये वैल्यू दे देगा मेरे को, ये 5 देगा नहीं देगा, चलो देखते हैं देगा नहीं देगा। लेट अस चेक इट आउट। ये कौन सी फाइल है, 6 है शायद, आई थिंक 6.js। लेट मी comment it out all the things, yeah, all the things, yeah, wait for a second, I'll, तो देखो 5 आ गया। 5 कहाँ पे आया, ये वाली लाइन में आया 5, क्योंकि यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर भी कर दिया था और असाइन भी कर दिया था, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे भी करना चाहूँ, इसको वो करना चाहूँ, तो ये क्या दे देगा, अब मुझे दे देगा ये 5 और 10, तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है। वेर में हमने, वेर हम स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके बाद उसको जब भी मन करे हम उसको असाइन कर सकते हैं, या हम सेम लाइन पे अगर डिक्लेयर भी कर दे और असाइन भी कर दे तो तब भी चलेगा वेर के साथ। अब लेट के साथ क्या है, यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर करा, डिक्लेयर करा, लेट के साथ भी हम सेम चीज कर रहे हैं, इसको हम डिक्लेयर करा और इसको हमने असाइन कर दी कोई वैल्यू।
या हम सेम लाइन पे डिक्लेयर भी कर सकते हैं, असाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इनके भी वो खोले, आउटपुट देखें, इनको भी चेक करें अगर, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, ये राइट साइड पे आप देखना, ये 5 और 10 पहले वाले के लिए था, 20 और 30 बाद वाले के लिए, ये लेट वाले के लिए। तो मैं यहाँ पे कंसोल कर देता हूँ कि ये लेट वाले के बाद, कंसोल डॉट लॉग, देखो लेट स्टार्ट 20 और 30, 20 और 30 मीन ए की वैल्यू 20 आ गई, बी की वैल्यू 30 आ गई। तो हमें पता चल गया कि सेम लेट में भी हम पहले डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको बाद में असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हम समझ गए। अब मान लीजिए कॉन्स के साथ हमने बता दिया, वेर के साथ और लेट के साथ वेरिएबल डिक्लेयर करने के कितने तरीके थे, 3 तरीके थे, एक वेर, एक लेट और तीसरा कॉन्स्ट। अब हम आएंगे तीसरे वाले में, कॉन्स्ट, जो वेरिएबल डिक्लेयर कर, तीसरा मेथड था कॉन्स्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लेट सी इक्वल टू 50 हमने डिक्लेयर कर दिया और असाइन कर दिया। अगर हम यहाँ पे कंसोल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे हम कॉन्स्ट स्टार्ट लिख देते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कॉन्स्ट स्टार्ट स्टार्ट। अब क्या आएगा आउटपुट, आप बताओ मुझे। अच्छा सॉरी, कंसोल होता है, ओके सॉरी, वेट फॉर अ सेकेंड, मुझे थोड़ा सा दिख नहीं रहा था नीचे पे, तो मैं इसको ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे करता हूँ 50, तो ये आ गया 50, तो ये आ गया C50। अब मान लीजिए कहीं ऐसा हो सकता है हम भी सेम वेर और लेट की तरह कोशिश करते हैं कि हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं, सी को ही कर लेते हैं, कोई और वेरिएबल के लेना है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि सी को हम यहाँ पे वो कर दे, डिक्लेयर कर दे, और यहाँ पे अगली लाइन पे सी को हम असाइन कर दें। क्या ऐसा कर सकते हैं हम, देखते हैं, लेट्स ट्राई इट आउट। ये क्या बोल रहेगा आप देखते हैं, अगर हम सेम ऐसा ही करेंगे, डिक्लेरेशन असाइनमेंट, ये क्या बोल रहा है, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स डिक्लेरेशन। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, हम सी कॉन्स्ट के साथ ऐसा नहीं कर सकते जैसा वेर और लेट के साथ कर सकते हैं। वेर और लेट को हम स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर सकते हैं, असाइन हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट को हम ऐसा नहीं कर सकते। कॉन्स्ट को जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं तभी हमें उसको वैल्यू देनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो हम देते हैं यहाँ पे वापस। ठीक है, हमने सी को वैल्यू दे दी। अब दोबारा से हम चेक करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे इसने वैल्यू ले ली 50। ठीक है, तो सी ने वैल्यू ले ली। अब मान लीजिए, अब ये यहाँ पे कुछ और चीजें हैं। तो ये क्या बोल रहा है, अ, अगर मान लीजिए हमने किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, तो आप सोचिए क्या हम उसको दोबारा से रीडिक्लेयर कर सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर मैंने किसी वेरिएबल एक्स के अंदर 10 वैल्यू रख दी है, तो क्या हम उस 10 की वैल्यू को चेंज करके 20 कर सकते हैं, या 20 रख दी है उसको 30 कर सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के 3 तरीके थे, वेर, लेट और कॉन्स्ट। तो क्या हम तीनों तरीकों में अगर हमने कोई वैल्यू स्टार्टिंग में उसको असाइन कर दी है, देखो कॉन्स्ट वाले में सबसे अलग क्या था इन दोनों से, वेर और लेट से, कि हम इसमें जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तभी हमें असाइन करना पड़ता है, हम सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। अब देखते हैं हम इनका कि रीअसाइन कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ये हमारा फ्रूट्स था, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये फ्रूट लिखा था,
या ये भी हटा देते हैं, प्रूफ की जरूरत नहीं है। अभी हम जो एग्जांपल मेरे पास है उसी से मैं देखता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास x इक्वल टू 5 है या ये भी है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको y को चेंज कर देता हूँ, y को मैं चेंज करके 100 कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा कि मेरा y चेंज होता है या नहीं होता है। देखो 5 और 100, तो 5 और यहाँ पे 100 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मैंने इसको रीअसाइन कर दिया है। पहले डिक्लेयर करा था, फिर असाइन करा था, अब हमने 10 की जगह उसको 100 को असाइन कर दिया, तो इसको पता चला हाँ y 100 है, तो ये वाली वैल्यू ले लेगा। तो वेर के साथ जब हम असाइन करते हैं तो वो रीअसाइन हो जाता है आसानी से। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इसके साथ, किसके साथ, लेट के साथ। b को यहाँ पे मैं 500 देता हूँ। हमने यहाँ पे b को डिक्लेयर करा और असाइन करा, यहाँ पे मैं रीअसाइन करता हूँ किसी और के साथ। तो यहाँ पे देखो ये आ गया 20 और 500, 20 और 500। तो इसका मतलब लेट के साथ और वेर के साथ हम वेरिएबल को डिक्लेयर कभी कर सकते हैं, जब मर्जी करे तब असाइन कर सकते हैं और रीअसाइन भी कर सकते हैं तीनों। अब कॉन्स्ट में चेक करते हैं। चलो ये यहाँ पे सी को 50 करने से पहले सी को हम 300 कर देते हैं और फिर यहाँ पे चेक करते हैं, दोबारा से आएंगे हम असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो ये बोल रहा है ये हम इसके साथ नहीं कर सकते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल को हम जो भी हमें वैल्यू देनी है वो हम स्टार्टिंग में ही दे देंगे, उसके बाद वो चेंज नहीं होगी। ओके, तो हम रीअसाइन भी नहीं कर सकते हैं कॉन्स्ट वेरिएबल को। ठीक है, तो कॉन्स्ट वेरिएबल को हम स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करना पड़ेगा और हम बाद में रीअसाइन भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने सबसे पहले पढ़ लिया वेरिएबल्स के बारे में, कैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, अब हम दूसरी चीज पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं जावास्क्रिप्ट में। डेटा टाइप्स पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में, आप मुझे बताइए। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? कोई बता सकता है मुझे डेटा टाइप्स क्या होते हैं? एनीवन? तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि वेरिएबल्स में हम क्या, वेरिएबल्स में हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो डेटा टाइप्स क्या है? सो आपके सामने ही मैं सर्च करता हूँ, व्हाट आर डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, व्हाट आर डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो आप देखिए, ठीक है, देखते हैं हम जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। हमें ये नहीं बताना है। डेटा टाइप्स, वेट फॉर अ सेकेंड। ठीक है, जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। तो अब ये क्या बोल रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये क्या कर रहा है, डेटा टाइप्स के एग्जांपल बता रहा है कौन कौन से मेरे पास डेटा टाइप होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो देख लीजिए डाटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यू वी यूज इन जावास्क्रिप्ट। जो हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में वो अलग अलग वैल्यू ही डेटा टाइप्स होते हैं। अब कितने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे हम, मैंने बोला था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि जब हम वेरिएबल में डिक्लेयर कर रहे थे और असाइन कर रहे थे, वेरिएबल को कोई वैल्यू दे रहे थे, तो वो वैल्यू जो हम दे रहे थे वो कौन कौन से प्रकार की हो सकती है, कौन कौन से टाइप की हो सकती है। जैसे वो नंबर हो सकता है, वो स्ट्रिंग्स हो सकती है, वो बूलियन हो सकता है, वो नल हो सकता है, वो अनडिफाइंड हो सकता है, वो सिंबल हो सकता है, वो बिग इंट हो सकता है। रिपीट करो मेरे साथ, कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में और कितने होते हैं? डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट में प्रिमिटिव, दो प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक कंपोजिट डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स
जो इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स होते हैं, कंपोजिट डेटा टाइप्स, जो नाम ही सजेस्ट कर रहा है, जो कंपोज होके जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलके बन रहा है, वही कंपोजिट डेटा टाइप्स है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप सबसे पहले स्ट्रिंग, स्ट्रिंग्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिंग्स क्या होता है। स्ट्रिंग्स एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है यूज टू रिप्रेजेंट अ टेक्स्ट। मान लीजिए जैसे मैंने ये क्या करा, मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर भी करा, उसके साथ असाइन भी कर दिया। वेरिएबल डिक्लेयर मतलब इतना वेरिएबल डिक्लेयर है और इसके आगे ये जो चीज है वो वेरिएबल असाइन है। तो सेम लाइन में मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया और उसके साथ इनिशियलाइज भी कर दिया। समझ में आ रहा है? और ये क्या है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि डेटा टाइप्स क्या है, ये स्ट्रिंग है। तो जो भी इनके अंदर आएगा, इनके अंदर आएगा तो वो क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, या सिंपल इनके अंदर आएगा, जरूरी नहीं है इनके अंदर आए, तो इनके अंदर भी आ सकता है, ये भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रिंग डेटा टाइप समझ गया। स्ट्रिंग जो है एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है यूज टू रिप्रेजेंट अ टेक्स्ट। कोई एक पूरा टेक्स्ट, जैसे आपको देखते ही पता चल जाएगा, जैसे माय नेम इज प्रकाश गढ़िया, ये एक स्ट्रिंग है। प्रकाश गढ़िया, स्कूल, कॉलेज, कोडिंग, डीएसए, मॉन्स्टैक, ये सब एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग आप समझ गए, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप आप समझ गए। दूसरा होता है नंबर डेटा टाइप्स। नंबर्स डेटा टाइप क्या होता है, अ नंबर कैन बी एन इंटीजर और अ फ्लोटिंग और अ डेसिमल डिजिट। मान लीजिए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू या डेसिमल डिजिट। तो कोई भी नंबर, जैसे आपने नंबर सिस्टम तो पढ़ा ही होगा बचपन में, 1 2 3 4 5 6 7 8, या डेसिमल में कोई भी नंबर, ये सब क्या है, जैसे 25 हो गया या 19.99 हो गया, ये क्या है, नंबर्स हैं। तो नंबर डेटा टाइप आप समझ गए और स्ट्रिंग डेटा टाइप आप समझ गए। बूलियन डेटा टाइप क्या होता है, ट्रू या फॉल्स। आपने पढ़ाई करी या नहीं? हाँ करी तो ट्रू, नहीं करी तो फॉल्स। तो ऐसे ही ये बूलियन डेटा टाइप ट्रू और फॉल्स हो गए। ठीक है, तो नल डेटा टाइप क्या है, अगर हम स्पेसिफिकली किसी वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके बाद जब हम उसको असाइन कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली हमने असाइन कर दे रहे हैं नल को, मतलब ये एम्प्टी है, ये नल है। तो जब हम, यही होता है नल। तो नल को अगर हम पढ़े, द नल वैल्यू रिप्रेजेंट द इंटेंशनली एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू। इंटेंशनली अगर मैं किसी भी चीज को एम्प्टी दे रहा हूं तो वो क्या होता है, नल होता है। अनडिफाइंड क्या होता है, द वेरिएबल दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड अ वैल्यू इज अनडिफाइंड। अगर मैंने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा है और लेकिन उसको असाइन नहीं कर रहा है, तो वो क्या होती है, वैल्यू अनडिफाइंड होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लेट सैलरी करा, इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया लेकिन अभी तक मैंने कुछ असाइन नहीं करा है। तो यहाँ पे अगर मैं सैलरी को, अगर मैं इसके बगल में यहाँ पे कॉमा कर लूँ और यहाँ पे लेट मी वेट फॉर अ सेकेंड, SALARY, यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करता हूँ साथ में, और यहाँ पे आप देखना सैलरी की नहीं प्रिंट, लेट सैलरी, ओ सॉरी, इस साउंड है। ये है, ये सिर्फ इसको रन करने का तरीका है। अगर आपको ये भी जानना होगा तो मुझे कमेंट करना, मैं ये भी बता, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सैलरी आ गई अनडिफाइंड। क्यों आया है अनडिफाइंड, क्योंकि हमने इसको डिक्लेयर करा था लेकिन असाइन नहीं करा था। समझ रहे हैं आप? मैंने, कहाँ गया है, हाँ, मैंने स्पेसिफिकली इसको डिक्लेयर करा था, ये है, मैंने स्पेसिफिकली इसको डिक्लेयर करा था लेकिन इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करी। तो इसका मतलब अगर मैं कंसोल करूंगा इसको तो ये अनडिफाइंड देगा। तो अनडिफाइंड आप समझ गए। दोबारा बोलिए मेरे साथ, कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, और दूसरा सिंबल और बिगिंट। सिंबल और बिगिंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप फिर भी देख लेना। सिंबल इज एन यूनिक और इम्यूटेबल, जिसको इम्यूटेबल, जो म्यूटेबल ना हो, जो चेंजेबल ना हो, प्रिमिटिव डेटा वैल्यूज। ऐसा सिंबल जो यूनिक हो, अलग हो, लेकिन इम्यूटेबल भी नहीं हो, जिसको चेंज ना कर सके। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये है सिंबल,
तो ये आप देख लीजिए, ये है सिंबल, ES6 में आया था सिंबल डेटा टाइप्स। और बिगिंट ES20 में आया था। बिगिंट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंटीजर विद आर्बिट्ररी प्रिसिशन। जो बहुत बड़े नंबर होते हैं उनको बिगिंट के अंदर आते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे भी देखें सिंबल नल अनडिफाइंड, अगर सिंबल हम पढ़े थे डेटा टाइप हुज इंस्टेंसेस आर यूनिक एंड इम्यूटेबल। प्रिमिटिव डेटा टाइप जिसके सिंबल्स इंस्टेंट होते हैं और यूनिक होते हैं और इम्यूटेबल होते हैं, जो चेंज ना करे जा सके जिन, वो होते हैं ये। ठीक है, हमने पढ़ लिया प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, मैं आपको एक बार ओवरव्यू देता हूँ। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं आप, एरेज बोल सकते हैं, फंक्शंस बोल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन सब हम नहीं लिखेंगे। हम तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम गो थ्रू कर लेते हैं कि कैसे होते हैं दिखने के ऑब्जेक्ट्स या एरेज या फंक्शंस कैसे होते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं दिखने के। ऑब्जेक्ट्स क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज वेयर ईच प्रॉपर्टी इज अ की वैल्यू पेयर। हर एक, देखो, ऑब्जेक्ट जो होता है कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज होता है। जैसे मेरे कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज होता है, जैसे, ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल भी दूंगा इसका। कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज होता है जो किसकी तरह होता है, की वैल्यू पेयर की तरह। मतलब यहाँ पे की होगी, उसके सामने उसकी वैल्यू होगी, की होगी, वैल्यू होगी, की होगी, वैल्यू होगी, की होगी, वैल्यू होगी। ये पूरे को हम अगर किसी कर्ली ब्रेसेस में रख ले, वही ऑब्जेक्ट्स है। जैसे हमने बोला फर्स्ट नेम क्या होगा इसका, जॉन। लास्ट नेम होगा ड्यू। एज कितनी होगी, 30। एम्प्लॉयड है, हाँ एम्प्लॉयड है। ये देखो, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, ये बूलियन है। अब मैंने क्या बोला था, कंपोजिट डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलके बनते हैं। अब देखो ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट्स जो है कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज होता है। ये क्या होता है, की वैल्यू के पेयर में स्टोर करे रखते हैं हम। जैसे मैंने बोला फर्स्ट, अगर मुझे किसी भी पर्सन के बारे में, मान लीजिए मेरे को खुद के बारे में 5 चीजें स्टोर करके रखनी है कहीं, तो मैं कैसे स्टोर करके रखूंगा, मैं ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर रखूंगा। जैसे फर्स्ट नेम प्रकाश, लास्ट नेम गड़िया, एज 26, जेंडर मेल, इज एम्प्लॉयड ट्रू, और कुछ भी बोल सकते हैं आप, जो जो आपको स्टोर करना है वो आप रख सकते हैं। और हम कैसे रखेंगे, की वैल्यू के पेयर में, की वैल्यू के पेयर में, और उसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे, वही हमारा ऑब्जेक्ट्स है। ये देखो हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू के फॉर्म में रखा, वही हमारा ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास कंपोजिट, जो हमारा कंपोजिट डेटा टाइप्स था, एरेस। अब एरेस क्या होता है, arrays is a list like objects used to store multiple values। ये क्या होता है, list like objects होता है। list like objects means, जैसे मेरे पास मान लीजिए मुझे स्टूडेंट्स का डेटा रखना है कि कितने स्टूडेंट थे, उनका नाम नाम क्या था, नाम नाम मुझे स्टोर करना है। जैसे तो मैं एक स्टूडेंट्स का एरे बना दूंगा जिसमें मैं लिख लूंगा प्रकाश, राहुल, सचिन, सुनील, हिमांशु, गणेश, राहुल, कुछ कुछ ऐसे रख लिया मैंने। तो ये किसके फॉर्म में रखूंगा, ये हम रखेंगे एरे के फॉर्म में। तो आप देखिए एरे कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए मुझे फ्रूट का एरे बनाना है, तो फ्रूट का एरे बनाना है, मेरे पास कौन कौन से फ्रूट है, मान लीजिए मेरे को पूछा गया मेरे फ्रिज में कौन कौन से फ्रूट है, तो मैं क्या करूंगा, किस फॉर्म में दूंगा मैं उसको आंसर, मैं बोलूंगा हाँ, मैं एरे के फॉर्म में रख देता हूँ उनको। मैं बोलूंगा हाँ मेरे पास फ्रूट है, एप्पल, बनाना, चेरी, गुआवा, लीची। तो ये हमने, ये देखिए ऐसे हम एरे बनाते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं। एरेस कैसे बनाते हैं हम, एरे हम ऐसे एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, और मान लीजिए मुझे स्टूडेंट्स का वो करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैं अलग अलग स्टूडेंट्स का नाम लिख लूंगा। जैसे मेरे को PRAKSH, मुझे प्रकाश है, सुनील है, ऐसे सचिन है, और ईमान, हिमांशु है, और भी हम ऐसे कितने भी रख सकते हैं इसके अंदर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या है, ये एक एरे डेटा टाइप्स है। एरे डेटा टाइप्स के अंदर क्या होता है, हम कॉमा कॉमा करके हर एक एलिमेंट को अलग अलग करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं।
सेम चीजें हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करते हैं, उसके साथ हम कॉमा कॉमा लगा लगा के उसको स्टोर करते हैं। एरे समझ गए। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो डिजाइन करा जाता है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। मान लीजिए मुझे कुछ नंबर दिए गए हैं, मेरे को 10 नंबर दिए गए और मुझसे बोला है कि ऑड नंबर अलग करो या इवन नंबर अलग करो, या यहाँ पे अभी जो हमें एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, इसने बोला है कि हाँ मेरे को एक फंक्शन बनाना है जो मुझे, जो लोगों को ग्रीट करेगा, मतलब लोगों को हाँ हेलो नेम, हेलो प्रकाश, हेलो दिस करेगा। तो अब फंक्शन में क्या होता है? सबसे पहले फंक्शन को कैसे हम बनाते हैं और फंक्शन को कॉल कैसे करा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे फंक्शन बनाना है ग्रीट करने का फंक्शन। तो हम ऐसे लिखते हैं पहले फंक्शन, और जो भी फंक्शन का नाम मुझे लिखना है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फंक्शन ग्रीटिंग्स। तो मैं ग्रीटिंग देना चाहता हूँ, ये आप छोटे वाले ब्रैकेट आएंगे इसमें, ठीक है। और उसके बाद मेरे कर्ली ब्रेसेस आएंगे। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं जो मेन कोड है वो मैं अपना कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखता हूँ, ठीक है। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा मान लीजिए कि कंसोल डॉट लॉग हेलो माय नेम इज हेलो माय नेम इज PRAKSH, ठीक है। हेलो माय नेम इज प्रकाश लिख दिया। अब ये क्या कर रहा है? ग्रीटिंग क्या, मैं बोलता हूँ इसको, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जो ग्रीट करेगा, जो अपना इंट्रोडक्शन देगा। चलो ठीक है, इंट्रो DUCT, इंट्रोडक्शन देगा, इंट्रोडक्शन देगा, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया जो इंट्रोडक्शन देगा। अब ये फंक्शन मैंने बना दिया। फंक्शन कैसे बनाना है? तो सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लिखना है, उसके बाद जो भी मैं फंक्शन का नाम देना चाहता हूँ वो लिखूंगा, उसके बाद एक स्मॉल ब्रैकेट बनाऊंगा मैं, ये वाले, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस बनाऊंगा। जो भी मुझे करवाना है अब मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर करवा सकता हूँ। अगर मुझे रिटर्न करवाना है मैं रिटर्न करवा सकता हूँ, अगर मुझे कुछ और करवाना है मैं यहाँ पे इसके अंदर करवा सकता हूँ। अब ये फंक्शन को कॉल कैसे करूंगा? क्योंकि अगर मैं अभी इसको रन करूं तो अभी ये कॉल नहीं हो रहा है। देखो हेलो एलआईएस आया, इसके बाद हेलो ये आया, यहाँ पे इसके बाद कुछ नहीं आया, ये इंट्रोडक्शन वाला कॉल नहीं हुआ है। अगर मैं इसको कॉल करना है तो मैं यहाँ पे आऊंगा, ये फंक्शन ही लिखूंगा और यहाँ पे इसके छोटे वाले ब्रैकेट बना दूंगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉल हो गया है। जैसे अभी मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, कॉल कर दिया मैंने, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फंक्शन कॉल कैसे होता है, ठीक है। अब ये देखो हेलो माय नेम इज प्रकाश, ये फंक्शन बन गया जो क्या कर रहा है? इंट्रोडक्शन दे रहा है। अब यहाँ पे एक दिक्कत है कि यहाँ पे ये सिर्फ मेरे मेरे लिए फंक्शन बना है। अगर मुझे ये फंक्शन हर एक के लिए, इंडिविजुअल के लिए, तो इसके लिए मैं अलग से बताऊंगा कि कैसे हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, कैसे हम यहाँ से प्रॉप्स लेते हैं और फिर हम उनको यूज करते हैं बाद में। तो अभी सिर्फ आपने ये देखना है कि फंक्शंस कैसे हैं, कैसे फंक्शन बनाए जाते हैं, कैसे एरे बनाए जाते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। इनके बारे में डिटेल में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ये हो गया हमारा ये हमने पढ़ लिया था डेटा टाइप्स। ओके, डेटा टाइप्स के बाद हम आते हैं यहाँ पे अपने ऑपरेटर्स में। हमारे पास कुछ कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, वो हम देखते हैं कि इसमें जो हमारे, तो हम देख लेते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? जो ऑपरेटर्स में हम काम करवा रहे हैं वही ऑपरेंड्स है, ठीक है। और ऑपरेटर मींस जैसे हमारा मैथ्स में होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये क्या है? ऑपरेटर्स है। और जिनमें ये ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो दो ऑपरेंड में या तीन ऑपरेंड, सॉरी, जो जो चीजों में ये ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं वो ऑपरेंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल। ऑपरेटर्स ऐसे स्पेशल सिंबल होते हैं यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन, जो परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स, जो परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस, ये परफॉर्म करेंगे। ऑपरेटर्स ऐसे स्पेशल सिंबल होते हैं जो परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस ऑन किस पे? ऑपरेंड्स में।
ऑपरेंड्स में जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे मैंने ए को 10 ले लिया, बी को 5 ले लिया। अब देखो, आप बोलोगे कि ये अलग अलग करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए था, है ना, यही बोलोगे आप। कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आपको पता है कि ये आपने यहीं पे करना है तो आप साथ में भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके दिखा देता हूँ कि ए और बी ठीक आ रहा है ना, ए एंड बी। तो ये देखो आप 10 और 5, तो इसका मतलब ये जो हम अलग अलग भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, और अगर मेरे को साथ में भी करना है तो मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे को अलग से यहाँ पे लेट लगाने की जरूरत नहीं, जब वो लेट सामने से लगाया तो वो दोनों के लिए काम कर रहा है, इसका मतलब लेट से हमने दोनों वेरिएबल डिक्लेयर करे, ठीक है। तो ये मेरा ए और बी आ गया। अब मैंने यहाँ पे देखना है, तो ये मेरा ऑपरेटर है एडिशन, ये और ये दो ऑपरेंड है मेरे। तो यहाँ पे मैंने एडिशन करा तो क्या होगा, सॉरी, एडिशन करा तो मेरा क्या होगा, 10 प्लस 5 15 आ गया, यहाँ पे 10 माइनस 5 5 आ गया, 10। ये क्या है, एडिशन ऑपरेटर है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये तो आप जानते ही हैं। इसके बाद क्या हम देखते हैं, डिवीजन तक आपको पता है, तो ये तो नॉर्मली जैसे मैथ्स में होता है, डिवीजन तक आपको पता है। ये क्या होता है, टेल मी अबाउट दैट। ये कौन सा ऑपरेटर होता है, ये ऑपरेटर हम बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलो ऑपरेटर। ये क्या देता है मुझे, ये देता है मुझे रिमाइंडर। जैसे रिमाइंडर कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ रिमाइंडर कैसे। जैसे मैंने 10 को 5 से डिवाइड करा तो ये प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा, 5 टू 10, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो अगर यहाँ पे आउटपुट देखो, अभी यहाँ पे देखना आप, अगर मैं इसको यहाँ पे मैं मॉड्यूलो मॉड्यूलो ऑपरेटर लिख देता हूँ, मॉड्यूलो ऑपरेटर, और यहाँ पे मैं इसको ये करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आप 0 आ गया। क्यों आया 0, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा था। अगर मैं इसी की जगह 10 की जगह 11 कर दूं, तो अब आप बताइए, अगर मैं 11 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे आप देखना 1 आएगा, ये आ गया 1। अगर मैं यहाँ पे 14 करता हूँ, तो आप बताइए मुझे यहाँ पे मॉड्यूलो कितना आएगा, इन दोनों मॉड्यूल ऑपरेटर्स का मॉड्यूलो कितना आएगा, 4। लेट्स चेक इट आउट। तो यहाँ पे 4 आया, सर आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 आया। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। मॉड्यूलो ऑपरेटर पता चल गया आपको। अब ये है हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, एक्सपो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, जो पावर में वैल्यू देता है। जैसे यहाँ पे हम इसको वापस 10 कर देते हैं, और यहाँ पे, तो इसका मतलब ये क्या बोलना चाहता है, 10 की पावर 5 होगी, 10 की पावर 5 होगी, मतलब जैसे 10 की पावर 5 मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। जैसे ये इसका मतलब ये बोलना चाहता हूँ, जैसे 10 और इसकी पावर, अब मैं पावर कैसे लाऊं इसकी यहाँ पे, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, जैसे मैं आप यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको। जैसे इसका मतलब है कि ये जो, ये इस चीज का मतलब है, ऑपरेंड का मतलब कि ए ए और ए की पावर बी, ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि 10 10 की पावर, क्योंकि ए 10 था और बी 5 था, तो 10 को 5 बार इंटू करो, 10 2 3 4 5, तो 5 बार आ गया, तो ये आंसर आना चाहिए। देखते हैं अभी, जस्ट चेक इट आउट।
देखते हैं, ये देखो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कितना है, यही तो आया जो मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ गए एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या होते हैं और मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये हमने देखा। अब एक और चीज मैं देख बत आप ये आप बताएंगे मुझे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कि x मेरा 5 है, y इक्वल टू 3 है, x प्लस इक्वल टू y लिख दिया, तो यहाँ पे x कितना होगा, और x इंटू इक्वल टू y लिख दिया, और यहाँ पे x कितना होगा, किसी को ये आता है? I'll wait for 10 seconds and then I'll answer that. अगर किसी को आता है तो इससे पहले कमेंट करिए, जरूर नहीं आपको आगे देखना, पहले आप कमेंट करिए, उसके बाद आप देखिए कि आपने जो बताया वो सही है या नहीं। ठीक है, तो आपके 10 सेकंड खत्म होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है। तो इसने लिखा है x प्लस इक्वल टू वाई, इसका मतलब, इसके कहने का मतलब ये है, जैसे मैं रुको यहीं पे लिख देता हूँ, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसके बोलने का मतलब ये है, इसी को ये कन्वर्ट कर दे रहा है छोटे फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो ये क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है यहाँ पे x इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, यही बोलना चाहता है। चलो एक बार चेक करते हैं कि हाँ यही बोलना चाह रहा है, नहीं चाह रहा। अगर मेरा यहाँ पे x 5 है, y 3 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, x जो होगा मेरा, x जो होगा मेरा कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई मतलब 8 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू करूंगा तो ये 8 आएगी। ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x इंटू वाई होगा, तो 8 इंटू वाई क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 24 आएगा। x कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और ये 24 आना चाहिए। चलो लेट्स चेक इट आउट कि ये 24 आता है या नहीं आता है, या कोई दिक्कत कर रहे हैं हम, या आप, तो देखिए ये 8 आया और ये 24 आया, तो ये समझ गए आप। यहाँ पे एक और चीज बतानी थी मैंने, कि यहाँ पे मैंने x को 8 लिया, क्योंकि ये x की वैल्यू 8 चेंज हो गई थी, मैंने x पहले वाला नहीं लिया, 5 नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू रीअसाइन हो गई थी, तो उसके बाद जो भी मैं नीचे यूज करूंगा वो रीअसाइन वाली वैल्यू ही यूज करूंगा, स्टार्टिंग में जो x की वैल्यू थी वो यूज नहीं करूंगा, क्योंकि अब रीअसाइन हो गई है, तो रीअसाइन हो गई है तो मेरे को जब भी x दिखेगा तो मैं रीअसाइन वाली वैल्यू याद करूंगा, समझ में आ गई। ओके, ये हो गया। अब हमने कर लिया, ये ऑपरेटर्स देख लिए। ठीक है, ऑपरेटर्स देखने के बाद हम रिलेशन एंड कंपैरिजन ऑपरेटर, रिलेशन एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशन एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये सब हमारे रिलेशन और कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये वाले समझा देता हूँ, फिर नीचे वाला आप मुझे बताएं। ये है a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है। मैंने ये बताया था, अगर यहाँ पे लेट लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे तो वो लेट स्टार्टिंग से ही ले रहा है उसको। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा कॉमा लगा के हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, मुझे बार बार वेरिएबल अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, मैंने एक बार कर दिया, वही वो चीज ले लेगा। तो ये बोल रहा है क्या, a बड़ा है b से, a 10 है, b 5 है। अब यहाँ पे बोल रहा है 10 और ये 5, क्या 10 5 से बड़ा है, ट्रू, तो हाँ, तो ये बोला 10 5 से बड़ा है, हाँ। क्या 10 छोटा है, दूसरा नहीं, क्योंकि ये छोटा नहीं हो सकता है। ये बोला 10 बड़ा है या बराबर है, बड़ा है और बराबर है, बड़ा है एंड बराबर है, या बड़ा है या बराबर है, दोनों में से कुछ भी है, हाँ है, तो तीसरा वाला सही हो जाएगा, ट्रू।
क्या ये छोटा है बराबर है? नहीं है। इसके बाद क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है दोनों बराबर। अब ये क्या बोल रहा है? क्या बराबर नहीं है? हाँ बराबर नहीं है। अब ये क्या बोला? क्या बराबर है? नहीं है, बराबर है ही नहीं। ये बोलना चाहता है कि बराबर नहीं है। हाँ बराबर नहीं है। अब ये वाला आप मुझे बताइए। अब आप बोलेंगे कि अच्छा, x इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 10 है, x इक्वल टू वाई है। हाँ है। x इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे ट्रू। और क्या x इक्वल टू वाई है? हाँ ये दोनों ट्रू। तो ट्रू ट्रू आने चाहिए, आपके बोलने का मतलब है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ पहले। और इसका मतलब यहाँ पे आपके बोलने का मतलब है कि यहाँ पे भी ट्रू होगा और इस वाले में भी ट्रू होगा। तो इसका मतलब आपका यह है कि दोनों में ट्रू होगा। हाँ या ना? अगर आपको कुछ और लगता है तो आप पहले कमेंट करिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। आई एम वेटिंग फॉर 5 सेकेंड्स। यहाँ ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले चेक करते हैं अपना। अ, ये है हमारा पेज 1, नोट page1.js। ठीक है। तो हम देखते हैं। वैसे पता नहीं चलेगा मुझे, तो मैं यहाँ पे कंसोल कर लेता हूँ। console.log myself। ठीक है। अब ये देखिए माई सेल्फ के बाद पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है। तो इसका मतलब ये फॉल्स है। अब पहला वाला ट्रू हुआ, दूसरा वाला फॉल्स क्यों हुआ? मैं आपको बताता हूँ। आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा। ये क्या है? कौन सा डेटा टाइप है? नंबर। ये कौन सा डेटा टाइप है? स्ट्रिंग। ठीक है, मान लिया पहला वाला नंबर है, दूसरा वाला स्ट्रिंग है। एक्स नंबर है, वाई स्ट्रिंग है। तो जब भी डबल इक्वल टू कंपैरिजन होता है, डबल इक्वल टू कंपैरिजन होता है, तो वो सिर्फ वैल्यू चेक करता है। तो 10 और 10 वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब ट्रू कर दिया उसने। जब भी ट्रिपल ट्रिपल इक्वल टू कंपैरिजन होता है, तो वैल्यू के साथ वो डेटा टाइप भी चेक करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वैल्यू एंड डेटा टाइप भी चेक करेगा। अगर दोनों सही होंगे तभी ये ट्रू देगा, नहीं तो ये फॉल्स देगा। अगर डेटा टाइप नहीं सेम हो रहा है तो ये फॉल्स देगा। यहाँ पे ओनली डेटा टाइप चेक करता है, ओनली वैल्यू चेक करता है, ओनली वैल्यू चेक करता है। ठीक है, ये सिर्फ वैल्यू चेक करता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये सिर्फ वैल्यू चेक कर रहा है यहाँ पे। मुझे पता चल गया कि डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में क्या फर्क है। नॉट इक्वल टू मतलब ये बराबर नहीं है, नॉट डबल इक्वल टू मतलब ये बराबर नहीं है, और उसके साथ ये डेटा टाइप भी चेक करे। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब हमने देख लिया रिलेशन एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब इसके बाद हम अगले में आते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में। तो व्हाट आर कंडीशनल सेंटेंसेस? तो जिसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कंडीशनल, तो ये कंडीशन से रिलेटेड है। कंडीशन से रिलेटेड है मींस अगर ये कंडीशन होगी तो ये होगा, अगर वो कंडीशन होगी तो ये होगा, अगर ये हुई तो ये होगा। तो सबसे पहले बेसिकली हम देख लेते हैं कैसे हम कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं। पहले मैं आपको खुद का एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, लेट एन यू एन सॉरी लेट एक्स इक्वल टू 10 है। ठीक है, एक्स हमारा एक वेरिएबल है जो 10 के बराबर है। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे इफ एल्स कंडीशन लगानी है। कंडीशनल सेंटेंसेस में हमें इफ एल्स लगाना होता है। तो मैं कैसे लिखता हूँ? इफ लिखा मैंने, उसके बाद छोटे वाले ब्रैकेट लगाए, छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर मुझे कंडीशन लिखनी होती है। छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर मुझे कंडीशन लिखनी होती है। तो मैं चाहता हूं अगर ये इवन होगा, तो यहाँ अगर x इवन होगा तो इवन कैसे चेक करूंगा? मैं कैसे चेक करूंगा कि ये इवन है या नहीं? अभी हमने थोड़ी देर पहले एक डेटा टाइप पढ़ा था, मॉड्यूलो डेटा टाइप। तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि x मॉड्यूलो 2 अगर 0 होगा, इसका मीन्स मैं क्या चेक कर रहा हूँ यहाँ पे? मुझे बताओ कि मैं मॉड्यूलो चेक कर रहा हूँ।
क्योंकि हमें पता है इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से पूरी तरह कटते हैं, और अगर 2 से पूरी तरह कटेंगे मॉड्यूलस 0 देंगे, तो अगर ये वो होता है तो ये कंसोल डॉट लॉग इवन प्रिंट करेगा। ठीक है, देखते हैं, लेट्स ट्राई इट आउट। तो ये बोल रहा है यहाँ पे E1 बोल दिया इसने, क्योंकि मुझे पता चल गया यहाँ मैंने इफ कंडीशन लगाई थी। अगर मैंने ये 11 लिखा होता तब क्या होता, लेट्स चेक इट आउट। तो इसमें कुछ प्रिंट नहीं करा। अब मैं चाहता हूँ कि अगर ये 2 से डिवाइड हो तो ये इवन प्रिंट करे, नहीं तो नहीं तो ये ऑड प्रिंट करे, नहीं तो ये ऑड प्रिंट करे। तो मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग ऑड, लेट्स चेक इट आउट। अगर ये इवन नहीं होगा तो ये ऑड प्रिंट करेगा। ये देखो ऑड प्रिंट इसने करा। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ ये कैसे रन करता है। तो हम इफ के अंदर जो हमारे ये छोटे वाले ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने कंडीशन लिखी कि अगर ये 2 से डिवाइड होता है, ये हमने पढ़ा है अभी मॉड्यूलो, मॉड्यूलो से मैंने ये दिमाग में लगाया कि अच्छा हम कैसे निकाल सकते हैं कि ये इवन होगा। जरूरी नहीं है ऐसे ही वो कंडीशन, इसके अंदर कुछ भी कंडीशन होती है जो आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि हाँ ये कंडीशन हो तो ये इसमें आएगा, अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो ये एल्स में जाएगा। अगर ये कंडीशन नहीं हुई, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, तो ये इफ के, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करी मतलब ये x मॉड्यूलो 2 अगर 0 हुआ, तो ये जो इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर की चीजें देखेगा और ये छोड़ देगा। अगर ये नहीं होता है, ये ऊपर वाला ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, तो एल्स के अंदर जो कर्ली ब्रेसेस है इसमें घुस जाएगा। इफ वाला गलत होगा तो एल्स में घुसेगा, नॉर्मल सी बात है। इफ वाले के अंदर जो कंडीशन लिखी है अगर वो सही होगी तो इफ वाले कर्ली ब्रेसेस में घुस जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे नम दिया है 10, नम मैंने दिया है 10, मेरा एक नंबर है जिसको हमने इनिशियलाइज डिक्लेयर करा है और इनिशियलाइज करा है, डिक्लेयर करा है और असाइन करा है, सॉरी इनिशियलाइज में डिक्लेयर एंड असाइन कर रखा है। हमने डिक्लेयर ये होता है और हमने ये असाइन कर दिया नम को 10। अब हमने बोला यहाँ पे कि अगर नम 5 से छोट बड़ा होता है, अगर 10 जो है, यहाँ पे इसका मतलब मेरा ये है कि अगर 10 जो है वो क्या 5 से बड़ा है, तो ये आप मुझे बताइए 10 क्या 5 से बड़ा है? हाँ 10 से 5 से बड़ा है, तो ये वाली कंडीशन लगेगी या ये वाली? ये नहीं लगेगी, ये लगेगी। दोनों में से एक ही कंडीशन लगेगी, इफ और एल्स दोनों साथ में काम नहीं करते हैं। तो या तो ये कंडीशन चलेगी या ये चलेगी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कौन सी चलेगी। अगर ये जो हमारी कंडीशन मैंने लिखी है क्या 10 5 से बड़ा है, हाँ 10 5 से बड़ा है, तो ये इफ वाली ही चलनी चाहिए, ये वाली चलनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे लेट्स चेक इट आउट कौन सी वाली कंडीशन चलती है। तो नंबर इज ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब ये बोल रहा है ये वाली चल रही है, नंबर इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, ठीक है, नंबर इज ग्रेटर देन 5। अब मैं आता हूँ इधर पे, इस वाले एग्जांपल पे। तो यहाँ पे भी मेरा क्या है, एज 18 है, और ये बोल रहा है अब ये देखो, ये वाला आप मुझे बताओ, 18 अगर 18 से छोटा है तो ये वाली कंडीशन होगी। अगर 18 18 के बराबर है, ट्रिपल इक्वल टू मतलब आपको पता होना चाहिए, ट्रिपल इक्वल टू मतलब कि हमें दोनों डेटा टाइप चेक करने हैं, नंबर डेटा टाइप भी और उसकी वैल्यूज भी। अगर ये इसके बराबर होता है तो ये वाली होगी, अगर ये नहीं होता है तो ये वाली होगी। तो इसका मतलब या तो ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई होगी या ये एल्स होगी, नहीं तो ये वाली तो होगी ही होगी, ये वाली में आएगा सबसे लास्ट में। अगर ये दोनों, सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक करेगा जो हमारी इफ के अंदर कंडीशन लिखी है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये वाला प्रिंट करेगा और नीचे वाले छोड़ देगा दोनों। अगर ये कंडीशन अनसेटिस्फाई होती है तो एल्स इफ में आएगा। तो सबसे पहले एक होता है इफ वाला, अगर हम सिंपली इफ लिख रहे हैं तो इफ के अंदर मैंने कंडीशन लिखी
और यहाँ पे इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस बना के इसके अंदर जो भी मैं चाहता हूँ वो कर लिया। दूसरा होता है इफ के अंदर मैंने कंडीशन लिखी और ये बंद करा और इसके बाद यहाँ पे एल्स आ गया। इफ के बाद एल्स, जो इफ की कंडीशन में सेटिस्फाई, इफ की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो इसमें जाएगा, नहीं तो ये एल्स में जाएगा। तीसरा होता है इफ एल्स इफ और एल्स, मतलब पहले इफ की कंडीशन में जाएगा, इफ की कंडीशन को चेक करेगा क्या सही है, अगर सही है तो ये इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाएगा और अंदर जो भी काम बोलेगा वो कर देगा, और बाकी फिर एल्स इफ और एल्स दोनों छोड़ देगा। या तो इफ चलेगा या एल्स इफ चलेगा या एल्स चलेगा, तीनों एक साथ नहीं चलेंगे। समझना है? ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं अपना रिजल्ट भी। जस्ट टर्न 18, तो इसका मतलब ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि 18 जो है 18 के बराबर है। तो आप ये समझ, हमने पढ़ा कंडीशनल सेंटेंस भी आप समझ गए। कंडीशनल सेंटेंस के बाद आप स्विच केसेस देखेंगे। जैसे अभी हमने देखा था कि एज अगर 18 से बड़ी है, 18 से छोटी है या 18 है तो तब क्या क्या करेंगे। वही चीज मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ कि लेट एज इक्वल टू, मान लीजिए 18, ठीक है। तो अब मैं स्विच केस लगाना चाहता हूँ। स्विच केस कैसे लगाते हैं, पहले हम स्विच केस हम लिखते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज हम जो हमें कंपेयर करवानी, मैंने ऊपर लिख ली और मैं यहाँ पे स्विच लिख रहा हूँ। स्विच केस कैसे लगाते हैं, स्विच और फिर स्विच के अंदर अपनी कंडीशन लिख, जो भी मुझे चाहिए अलग अलग। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे मेरी एज अलग अलग हो सकती है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज, और यहाँ पे मैं अलग अलग केस लिखूंगा, केस। अब केस क्या क्या हो सकते हैं इसके, एज हो सकती है 18 से बड़ी, केस अगर सॉरी, यहाँ पे केस हो सकता है 18। अगर केस 18 होता है तो मैं क्या बोलूंगा, console.log, console.log जस्ट 18, जस्ट 18, ठीक है। जस्ट 18 लिखा और यहाँ पे ब्रेक कर दिया। और दूसरा केस में, अब दूसरे केस में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सॉरी, दूसरे केस में, पहला केस में मैंने लिखा कि एज 18 है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एज जो है, हम्म, यहाँ पे क्या हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं क्या, एज इज ग्रेटर देन 18। तो हम यहाँ पे ये भी देख लेंगे, अभी ये करके भी देखेंगे इसमें अलग अलग वैल्यू, ग्रेटर देन 18, देन 18, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि स्विच केस लगाया, मैंने कैसे लगाया कि अभी मैं पहले एक बार रन करा के देखना चाहता हूँ, ठीक है। ये कौन सा है, पेज 3, जस्ट 18, इट इज एन एप्पल। तो console.log एज,
तो यहाँ पे अभी एज आया, तो यहाँ पे मैं कंडीशन नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि केस में मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए। स्विच केस में मैं यहाँ पे कैसे इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सॉरी आ गया हो, ये है, ठीक है। तो अभी मैंने ये करा था कि स्विच केस में मैंने लगाया था कि 18 होगी, एज अगर 18 से कम होगी या 18 होगी या 18 से बड़ी होगी, तब मैं ये करूंगा। अगर वैसे ही मैं सेम चीज यहाँ पे करता हूँ कि एज स्विच केसेस में कैसे स्विच केसेस करेंगे, तो हम इसको एक बार उसमें देख लेते हैं कि कैसे मैं इसको वो कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं देख लूंगा कि कहाँ मैं गलती, कंट्रोल सी, तो हम जाते हैं चैट जीपीटी। तो हम इसको बोलेंगे कन्वर्ट दिस इफ एल्स इनटू स्विच केस। तो लेट्स चेक इट आउट। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं और इधर पे आएंगे, और ये वाला जो कॉपी जो हमने करा था वो वाला हम यहाँ पे दिखा देंगे। अब हम इसको पढ़ेंगे कि अगर एज 18 है तब मैं क्या, स्विच केस में मैंने आया और यहाँ पे मैंने ट्रू लिख दिया, और यहाँ पे इसके अंदर मैंने केस के अंदर वही चीज करी कि यहाँ पे एज अगर 18 से कम है, एज अगर 18 के बराबर है, और डिफॉल्ट एज अगर 18 से बड़ी होगी, तो तब मैं एडल्ट लिख लूंगा। अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ इट्स जस्ट 18, अगर मैं यहाँ पे 19 रन करता हूँ, तो तब क्या होगा, इट्स एडल्ट। अगर मैं यहाँ पे 15 रन करता हूँ, तो ये छोटा आना चाहिए कि अंडर एज, तो ये अंडर एज आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, स्विच केस में जब हमने यहाँ पे ट्रू लगा दिया तो मैं कंडीशन यहीं पे लिख सकता हूँ केस के अंदर, ठीक है। तो एज अगर 18 से छोटी है, एज अगर 18 के बराबर है, या एज 18 से बड़ी है, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं यहाँ के इसी के अंदर कर सकता हूँ। तो ये मुझे पता चल गया। अब मैं यहाँ पे सेम चीजें इसके साथ भी कर लेता हूँ कि अगर फ्रूट एप्पल है, तो यहाँ पे स्विच केस के अंदर मैंने फ्रूट लिखा, और ये केस मैं चेक करता हूँ, ये यहाँ पे आता हूँ, ये केस अगर ये हुआ तो ये वाली चीज रन करेगी, और उसके बाद ब्रेक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज 18 है तो ये चीज प्रिंट करूंगा और ब्रेक लगा दूंगा उसके बाद। अगर फ्रूट एप्पल है तो स्विच केस के अंदर मैं फ्रूट ले आऊंगा, फ्रूट को चेक करूंगा क्या केस एप्पल है, मतलब फ्रूट जो है, मतलब ये फ्रूट जो है वो एप्पल है। एज अगर 18 से कम है क्या, हाँ ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ये हो। तो इसका मतलब यही है कि क्या ये फ्रूट जो है वो एप्पल है, हाँ। अगर ये एप्पल है तो ये प्रिंट करेगा इट्स एन एप्पल। अगर ये एप्पल नहीं है तो बनाना देखेगा, बनाना नहीं है तो मान लीजिए ये लीची है, LITCHI। तो अब मुझे बताइए ये कौन सा वाला प्रिंट करेगा। इसने बोला कि फ्रूट चेक कर रहा है, क्या ये एप्पल है, तो ये फ्रूट जो है लीची था, नहीं है एप्पल। दूसरा बनाना चेक कर रहा था, नहीं है, ये तो लीची है। अगर ये डिफॉल्ट हो गया तो अब ये कोई भी कंडीशन से नहीं करी तो ये बोलेगा अननोन फ्रूट। लेट्स चेक इट आउट, ये बोलना चाहिए अननोन फ्रूट। बोला अननोन फ्रूट, क्यों बोला, क्योंकि इसको लीची अपने केसेस में नहीं मिल रही थी, तो हमें एक डिफॉल्ट केस भी देना पड़ता है कि अगर ये रन नहीं करेगा तो कौन सा रन करेगा। अब मुझे बताइए ये वाला, ये वाला आप मुझे समझाइए, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ कि इसमें कौन सा वाला सही होगा और क्यों होगा, ठीक है। तो 2 मिनट हो गए आपके।
तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे डे इक्वल टू 2 चेक कर, ठीक है। स्विच केस में गया डे, तो डे और यहाँ पे चेक करूंगा केस अगर 1 है तो यहाँ पे नहीं है, डे की तो 2 वैल्यू, तो यहाँ पे केस की 2 लिखी, तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है और ना ब्रेक कर रहा है, तो केस 3 में चले जाएगा। तो इसका मतलब ये इंस्टेंटली 3 वाला रन करेगा और ये प्रिंट करेगा, क्योंकि इसने ब्रेक नहीं करा है। अगर ब्रेक नहीं करा है तो वो वाला केस भी रन करेगा और उसके बाद वाला भी केस रन कर जाएगा। जैसे मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, जैसे ये देखो ट्यूसडे एंड वेनेसडे, और ये आया था डे 2 में, डे 2 था यहाँ पे, समझ में आ गया, इसलिए ट्यूसडे और वेनेसडे रन करा। तो स्विच केस आप समझ गए। अब आते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स का ओवरव्यू मैं समझता हूँ कि कैसे हम क्या करना है लॉजिकल ऑपरेटर्स में। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड ऑपरेटर, सबसे पहले एंड ऑपरेटर में देख लेता हूँ और फिर उसके बाद में और ऑपरेटर देखूंगा। एंड ऑपरेटर क्या होता है? सबसे पहले एंड ऑपरेटर्स होता है लॉजिकल ऑपरेटर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर कंडीशन। अगर दो और दो से ज्यादा कंडीशंस को एक साथ मर्ज करना है तो हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं, चाहे वो और ऑपरेटर हो या एंड ऑपरेटर हो, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर को हम कैसे दिखाते हैं? डबल एंड से। और ऑपरेटर को कैसे दिखाते हैं? डबल लाइन से, ऐसे, ठीक है। एंड ऑपरेटर क्या होता है? अगर ए ट्रू है और बी फॉल्स है, अगर ए ट्रू है और बी फॉल्स है तो इसका मतलब कंसोल लॉग ए एंड बी, ए और बी दोनों क्या होने चाहिए? एंड ऑपरेटर्स जो है वो देखता है कि, वो चाहता है कि फॉल्स ही वैल्यू मिल जाए, तो फॉल्स ही वैल्यू, आपको ट्रूथ ही वैल्यू पता होना चाहिए और फॉल्स ही वैल्यू पता होनी चाहिए। इसके लिए ट्रूथ ही वैल्यू क्या होती है? कोई भी नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी नंबर्स या कोई भी वैल्यू जिसकी कोई एक वो है, ट्रूथ ही है या ट्रू हो गया। और फॉल्स ही वैल्यू क्या है? एम्प्टी कुछ भी हो गया, या एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, नल हो गया, अनडिफाइंड हो गया, ये क्या है? फॉल्स ही वैल्यू है या फॉल्स हो गया। तो ये एंड ऑपरेटर्स क्या करता है? एंड ऑपरेटर्स जो है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ए एंड बी, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बार प्रिंट करके दिखाऊं तो ये है, इसने फॉल्स प्रिंट करा। तो एंड ऑपरेटर जो है, जैसे एंड 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 हमने बहुत सारी कंडीशंस अगर हमें एक साथ लगानी है तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ हम, लॉजिकल ऑपरेटर के साथ हम कंबाइन कर देते हैं उनको, ठीक है, एंड के साथ। तो ए एंड बी, ओके, एंड बी, तो ये क्या करेगा? फॉल्सी वैल्यू ढूंढेगा। अगर इसको फॉल्सी वैल्यू मिल गई तो ये फॉल्स प्रिंट कर देगा, नहीं तो ट्रू ही प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे इसने देखा ए ट्रू था तो फॉल्स तो नहीं मिला इसको। अब ये बी पे है, इसने देखा बी फॉल्स है, हाँ फॉल्स, खत्म बात। एंड ऑपरेटर जो है फॉल्सी वैल्यू की उसमें रहता है, जैसे इसको फॉल्स मिला खत्म बात। जैसे जैसे हम यहाँ पे देखते हैं इसमें, एज अगर 20 है, एज अगर 20 है और इसने बोला क्या आईडी है इसके पास? हाँ आईडी है इसके पास, तो ये चेक करेगा क्या 20 जो है 18 से बड़ा है? हाँ 20 18 से बड़ा है। और इसके पास आईडी है? हाँ है आईडी। तो फॉल्स ही वैल्यू तो उसको दोनों में से कोई भी नहीं मिला, तो दोनों ट्रूथ ही वैल्यू मिली तो ट्रूथ वाले कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और ये बोलेगा अलाउड टू, सॉरी, तो ये बोलेगा अलाउड टू एंटर। जैसे ये वाली कौन सी कंडीशन, जैसे यहाँ पे ये बोलेगा 20 जो है बड़ा है, या बड़ा है और इक्वल है 18 से, तो ये बोलेगा हाँ। और दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है? क्या एंड 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 ट्रूथ, एंड ट्रूथ। तो मैंने बोला जब ये एंड ऑपरेटर होता है ये फॉल्स वैल्यू देखता है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रू हैं। तो दोनों ट्रू हैं, दोनों अगर ट्रू होंगे, दोनों अगर ट्रू होंगे तो कौन सा वाला रन करेगा? अभी हमने बताया इफ एल्स कंडीशन, अगर ये पूरी कंडीशन ट्रू है तो यही वाला रन करेगा ना, इसके बाद वाला थोड़ा ना रन करेगा।
समझ गए ना? ठीक है, अब देखते हैं हम और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करता है? और ऑपरेटर जो है जैसे ही, जैसे एंड ऑपरेटर जो है वो सर्च में रहता है फॉल्सी वैल्यू के। हम यहाँ पे लिख देते हैं एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर इज इन सर्च ऑफ, एंड ऑपरेटर इज इन सर्च ऑफ, एंड ऑपरेटर किसकी सर्च में है? फॉल्सी वैल्यू के, FALSY, फॉल्सी वैल्यू के। एंड ऑपरेटर फॉल्सी, जैसे इसको फॉल्सी वैल्यू मिल जाएगी तो बात खत्म, इसका काम खत्म। और वैसे ही और ऑपरेटर ट्रूथी वैल्यू के उसमें बड़ा रहता है। तो यहाँ पे देखो, सी ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। अब ये तो और ऑपरेटर को बोलते हैं, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे इट इज इन सर्च ऑफ ट्रूथी वैल्यू, ट्रूथी वैल्यू। ट्रूथी वैल्यू, तो ये जो है इज इन सर्च ऑफ ट्रूथी वैल्यू, ये ट्रूथी वैल्यू के सर्च में है। सर्च ऑफ ट्रूथी वैल्यू के सर्च में है, तो यहाँ पे जैसे ही इसको ट्रूथी दिखा तो ये आगे जाएगा ही नहीं। और ठीक है, यू कैन टेल मी, अब ये बोल रहा है, ये वाला मुझे बताया क्या परमिशन, ये फॉल्स है और ये ट्रू है। तो एक ट्रू है और एक फॉल्स है। तो अगर एक ट्रूथ ही मिल गया तो बात की खत्म ना, तो एक्सेस ग्रांटेड होना चाहिए इसमें। समझ में आ गया ये ट्रू क्यों हो रहा है पूरा? क्योंकि अगर और ऑपरेटर से कोई भी चीज जुड़ी हुई है तो इसका मतलब, और ऑपरेटर से चीजें जुड़ी हुई है इसका मतलब कि वो ट्रूथ ही वैल्यू के सच में जाएगा। जैसे ही उसको ट्रूथ ही वैल्यू मिल गई तो बात खत्म।